नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक के अंदर फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, ये क्या चीज़ है, इस जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर इस चैप्टर में क्या रोल है। ओके, दे आर दोज ग्रुप विच देन अटैच टू कार्बन चेन इट्स ए प्रॉपर्टी। ये फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली कहना क्या चाहता है कि जो कार्बन की जो चेन है ना उसके साथ जो भी कार्बन चेन अटैच है या उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है उसे हम कहते हैं कार्बन फंक्शनल ग्रुप। ओके, जो कार्बन चेन है ना वो बहुत सारी कार्बन चेन के साथ अपना फंक्शनल ग्रुप या उसकी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल चाहे अल्केन्स की चेन हो, ठीक है, चाहे अल्कीन्स की चेन हो और चाहे एल्काइंस की चेन है। बुक के अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार फंक्शनल ग्रुप वह होते हैं, मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आएंगे, मैंने वो आप ले लिए हैं 5। अल्कोहल ले लिया है, एल्डिहाइड ले लिया है, कीटोन ले लिया है, कार्बोक्सिल एसिड ले लिया है और एस्टर ले लिया है। ठीक है, हम इसी के बारे में जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में इसका क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आता है अल्कोहल। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं OH के से लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा अल्कोहल है ना उसका जो सुफिक्स है उसको हम लिखेंगे ऑयल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नोमेनक्लेचर का जो मैंने वीडियो बना रखा है, अपलोड कर रखा है, आप उसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, उसके माध्यम से आप फिर ये चैप्टर पढ़ो, आपको बहुत आसानी लगेगी ये चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड है इसको हम CHO के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, जो इसका सुफिक्स है उसको हम बोल सकते हैं AL। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, जब हम एल्डिहाइड को लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, जो कार्बन के साथ कोई भी एक चेन जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्या दे रखा है कि विच अटैच कार्बन चेन इट्स ए प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन चेन कोई ना कोई होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिख सकते हैं COOH। ओके, जब उसको हम सुफिक्स क्या होगा इसका, ऑयलिक एसिड। ठीक है, अगर हम इसको फंक्शनल ग्रुप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। अब COOH को हम कैसे लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड और H और इसके साथ कोई भी कार्बन चेन अटैच होनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है हमारा कीटोन। कीटोन को हम कैसे लिखते हैं, CO ग्रुप से लिख सकते हैं। ठीक है, कीटोन में एक प्रॉपर्टी यह दी गई है, जो कीटोन लिखते हैं ना उसके बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी कोई भी कार्बन की चेन होनी चाहिए। ठीक है, उसको और कीटोन का सुफिक्स कैसे लिख सकते हैं, हम ON से लिख सकते हैं, ONE। ठीक है, ये तो था हमारा क्लोज चेन। इसको हम ओपन चेन में कैसे लिखेंगे, मतलब देखो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड। ठीक है, एक चेन इसने यहाँ लगा दी और एक चेन इसने यहाँ लगा दी। ठीक है, ये हमारा कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक है, वैसे ही एस्टर है, इसको हम COO से लिख सकते हैं। दोनों तरफ इसने कार्बन की एक चेन लगा दी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, ये तो था हमारा क्लोज चेन में। ओपन चेन में कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O लग गया। ठीक है, 2 है ना, एक O यहाँ लग गया, एक O यहाँ लग गया और इस O के साथ एक कार्बन चेन अटैच हो गई। ठीक है, और इसको सुफिक्स को कैसे लिख सकते हैं, OIT। आया कुछ समझ में, ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप। हमें सीखना पड़ेगा कि अल्कोहल को कैसे लिख सकते हैं। ओके, एल्डिहाइड को कैसे लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिख सकते हैं, कीटोन को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका सुफिक्स कैसे होगा, परफिक्स कैसे होगा, इसका वर्ड रूट कैसे होगा। आप मेरी वीडियो देखो नोमेनक्लेचर वाली, बिल्कुल इजी ट्रिक में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि अल्कोहल जो है ना उसका फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखें। चलो हम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे करेंगे। मैंने यहाँ ले लिया एक एग्जांपल अल्कोहल का। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, OH ग्रुप लिख सकते हैं अल्कोहल को, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इसका सुफिक्स क्या होगा, हमारा ऑयल हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, मिथ, मतलब N=1 को हम क्या लिख सकते थे, मिथ लिख सकते थे ना। ठीक है, इसका सुफिक्स क्या है, N, और अल्कोहल को क्या लिख सकते हैं, ऑयल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मिथ प्लस N प्लस में ऑयल, तो क्या बन गया हमारा मिथोइन।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्कोहल को मैंने फंक्शनल ग्रुप के द्वारा लिख दिया OH, ठीक है। अब ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ तो केवल 1 वैलेंसी शो कर रहा है, 3 वैलेंसी कहाँ है लिखेंगे। तो इसने देखो 1 वैलेंसी ये दे दी, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं CH3 और OH, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन इसमें अटैच हो गए, तो CH3OH आया कुछ समझ में। नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे एल्डिहाइड का, ठीक है। 1 बाय 1 करते जाएंगे, आप घबराओ मत, बिल्कुल इजी है, इजी ट्रिक के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एल्डिहाइड को फंक्शनल ग्रुप में कैसे अटैच करेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। मैंने यहाँ ले लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम कैसे लिख सकते हैं CHO, ठीक है। इसका स्पिक्स क्या होगा AL, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे ओपन चेन के द्वारा तो क्या कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड और H, कार्बन के साथ कोई भी एक क्या जुड़ी होनी चाहिए, चेन, ठीक है। यहाँ हमारी चेन होगी R। मैंने यहाँ ले लिया N = 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 ले लिया तो मैंने आपको बताया था मिथोनल, मिथ प्लस में N प्लस में L, ये हमारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। एल्डिहाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, AL से लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हाइड्रोजन लग गया और यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि कार्बन के साथ दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, चेन होनी चाहिए, किसकी, कार्बन की। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा HCHO, ओके, समझ में आया। CHO तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और H हमारा क्या लग गया, हमारा कोई भी चेन मतलब हाइड्रोजन इसमें अटैच हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया CHO और H, ठीक है। मैंने यहाँ ले लिया इनकी वैल्यू 3, मतलब कार्बन मैंने 3 ले लिया, तो कैसे होगा, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोप से लिख सकते हैं, प्रोप प्लस में N प्लस में L। N क्यों आया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड में है, तो पूरा क्या बन गया हमारा प्रोपेनल, ये इसका बनाने का तरीका है हमारा। कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप हमारा ये होगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के साथ क्या होगा, 2 कार्बन अटैच होंगे, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, एक इसने 100 कर रखी, 3 यहाँ लिख दी। इसमें क्या है, इसने 2 वैलेंसी को 100 किया हुआ है, एक या तो इसमें H2 लग गया, तो टोटल कितने हो गए, कार्बन तो हमारे 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 और 2 5। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमें फंक्शनल ग्रुप को गिनना नहीं है, ठीक है। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके अलावा जो कार्बन है और हाइड्रोजन है उन्हीं को हमें गिनना है, उन्हीं से हमारा फॉर्मूला पुट होगा। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, ठीक है। एल्डिहाइड को हम CHO से लिख सकते हैं, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला बन गया C2H5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कीटोन, कीटोन को कैसे लिख सकते हैं, RCOR, ठीक है। ये हम इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, दोनों तरफ क्या लग गई, कार्बन की चेन लग गई, ठीक है। इसको हम कीटोन को क्या कह सकते हैं, ONE, इसका स्पिक्स हो गया। मैंने अगर कार्बन की वैल्यू 3 ली है, 3 को हम लिख सकते हैं प्रोपेन प्लस में ON, तो क्या बन गया प्रोपेन, ठीक है। इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे हम, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, यहाँ CH3 यहाँ CH3, तो इसको फार्मूला बन गया C2H6CO, CO बाहर आ गया क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ओके। CH3 क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, और ये वो बन गया ये वाला, तो ये CH3 बच गया, ठीक है। कुछ समझ में आया आपको, बिल्कुल आया जी, बिल्कुल आया। देखो यहाँ C कितने हैं, 1 और 2 है, यहाँ हाइड्रोजन्स कितने, 3 और 3 6, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो CO को हमने बाहर लिख दिया, तो फॉर्मूला बन गया हमारा C2H6। आया समझ में। अब आगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका स्पिक्स क्या था हमारा, ओइक एसिड था, ठीक है। इसको हम C डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बन के साथ हमारा क्या हो गया, कोई भी चेन अटैच होगी। मैंने यहाँ N = 1 मतलब क्या बन गया, मिथोनिक एसिड बन गया, ठीक है।
कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया और 1 लिया था तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन 1। तो ये तो इसको हम खोल के कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड H और H हमारा ये आ गया, कार्बन के साथ कोई भी कार्बन चेन अटैच हो गई, है ना, इजी बिल्कुल। अगर मैंने कार्बन की वैल्यू 6 ले ली, N=6 ले लिया तो क्या होगा, 6 पे क्या होता था, हेक्स होता था, तो क्या बन गया हमारा हेक्सोनिक एसिड। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को हमें गिनना नहीं है, उसके जो अलावा है वो हमें गिनने हैं। कार्बन कितने 1 2 3 4 5, तो C5 बन गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, कार्बन की भी वैलेंसी 4 होती है, इसने 1 यहाँ दे रखी, 3 बच गई, 2 इसने लूज़ कर रखी हैं, 2 ये बन गई, 2 इसने यूज़ कर रखी। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारे 11 बन गए और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, COOH लिख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप को हमें गिनना नहीं है, उसके अलावा जो भी चेन है वो हमें गिनना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, C5H11 COOH। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्टर। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्पिक्स क्या है, स्पिक्स ये हमारा ये था। ठीक है, मैंने N=1 ले लिया तो क्या होगा, यहाँ N= कितने ले लिए इसने, यहाँ N=1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 आता तो मिथ आता है यहाँ, तो यहाँ तो प्रोप है। यहाँ N की वैल्यू कितनी ले रखी है इसने, 3 ले रखी है। ओके, तो ये बन गया हमारा प्रोपेनेट, इसका ये फार्मूला बन जाएगा। एस्टर को हम COO से लिख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप इसका बाहर हो गया और जो कार्बन के साथ जो अटैच है चेन वो हमारा फार्मूला बन गया C2H6। ठीक है, कार्बन कितने हैं, C2 और हाइड्रोजन्स कितने हैं, 6 हो गए, है ना। अब हम करेंगे इसकी फंक्शनल ग्रुप दिस प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है ना उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हम कैसे शो कर सकते हैं, वो हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कि जो अल्कोहल में है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, स्पिक्स क्या होगा, कौन कौन से मेंबर में आता है। ठीक है, और इसकी बाय परम्यूटेशंस क्या होंगे। ठीक है, प्रिपरेशंस क्या होंगी इसकी, ये हमें सब 1 बाय 1 देखना पड़ेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका OH ग्रुप होता है, अल्कोहल को हम OH लिख सकते हैं। ठीक है, स्पिक्स इसका OL होगा, OL। मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर में आते हैं, मिथोनॉल, इथोनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये सभी में आ सकते हैं। और बाय फर्मिटेशंस का क्या मतलब होता है, हमारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब हमारे फर्मिटेशंस के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अगर हम सिंगल सब्सटेंस के द्वारा क्या करें, सिंगल सब्सटेंस जब हमारा आता है तो क्या होता है, एंजाइम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमें कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल, किसकी, फंक्शनल ग्रुप दिस प्रॉपर्टीज। ओके, समझ में आया, उतार सकते हो तो उतार लो आप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एल्डिहाइड को हम फंक्शन ग्रुप में कैसे अटैच करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। देखो, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा, CHO। ठीक है, स्पिक्स में क्या लिख सकते हैं, इसको L लिख सकते हैं, AL। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हम मिथेनॉल को हम ये भी लिख सकते हैं फॉर्म एल्डिहाइड्स। ठीक है, और इथेनॉल को हम क्या लिख सकते हैं, एसिटिल एल्डिहाइड। ओके, ये इसके कॉमन नेम होते हैं। मिथेनॉल के क्या हो गए हमारे कॉमन नेम, फ्रॉम एल्डिहाइड्स और एसिटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप दिस प्रॉपर्टी क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, COOH होंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शंस के द्वारा। सुफिक्स इसकी ऑयल के एसिड होगी। इसके मेंबर कौन कौन से मेंबर के अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, HCOOH मतलब क्या होगा हमारा, मिथोनल एसिड क्या होगा हमारा, इसको क्या कॉमन नेम क्या होगा हमारा, फॉर्मिक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, CHCOOH को क्या बोला जाएगा हमारा, इथेनॉइक एसिड बोला जाएगा, प्रोपेनिक एसिड बोला जाएगा। जो हमारा इथेनिक एसिड हो उसको हमारा एसिडिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा विनेगर में भी काम किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये होगी हमारी
फंक्शनल ग्रुप दिस प्रॉपर्टी कि फंक्शनल ग्रुप हम कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्टर कैसे लिख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, सुफिक्स हमारा ये हो गया, मेंबर इसमें ये जुड़ गया, ठीक है। और ये इसका क्या नाम बन गया हमारा, प्रोपेनोट हो गया, प्रोपेनेट। ओके, ये हमारा कीटोन का आ गया है, कीटोन दिस प्रॉपर्टी इन फंक्शनल ग्रुप कैसे लिख सकते हैं, CO ग्रुप लिख सकते हैं कीटोन को, सुफिक्स उसका ये हो गया ONE। और मेंबर कौन से मेंबर में जुड़ा होता है, प्रोपेनाइन में हो गया। ओके, समझ में आया, बहुत इजी है। 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे प्रिपेयर, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब तो ये तो हो गई हमारी फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक है वो हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा एक टॉपिक बचता है हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन की, जो हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी कितनी होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी 5 होती हैं। मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1, आप इस वीडियो को देखते जाना। और एक इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या होंगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, मैं वो भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट करते हैं हम आगे, जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। इसका जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट और लाइट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस मिलेगी। जैसे यहाँ रिएक्शंस लिए हैं मैंने, फॉर एग्जांपल CH4, यहाँ क्या आ गया, कार्बन भी आ गया और हाइड्रोजन भी आ गया। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस में वाटर और प्लस में हीट और लाइट क्या होंगी, इसकी क्या होंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी। सेकंड रिएक्शन है हमारी एडिशनल रिएक्शन। आपको पता है एडिशनल आ गया तो मतलब जुड़ना, अगर चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी के साथ हमें रिएक्शंस करेंगे। सिंगल बॉन्ड के साथ कभी भी रिएक्शंस नहीं होगी। ओके, अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था, एक होता था एल्कीन्स और एक होता था एल्काइंस, ठीक है। वो चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ इसने डबल बॉन्ड लिया हुआ है, ठीक है, मतलब कार्बन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और इसकी कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 तो इसने रिड्यूस कर दिए और 2 यहाँ इसने पुट कर दिए, ऐसे इस वाले ने किए हैं। और प्लस में ले लिया इसने हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसने जब रिएक्शंस करी निकल के साथ, जो इसके साथ रिएक्शंस करेंगे निकल के साथ, वो बहुत ही सूटेबल माना जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो कार्बन कितने हो गए, 2 और हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 6, 3 और 3 6, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है हमारा हटाना, मतलब कोई भी रिएक्शंस है, अगर कोई भी रिएक्शंस उस जगह को छोड़कर कोई भी नेक्स्ट पार्ट को उसमें ऐड कर देना। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड ले लिया इसने कार्बन, ठीक है, उसके साथ जोड़ रखे इसने 4 हाइड्रोजन और प्लस में क्या ले रखा है, क्लोरीन और क्लोरीन। क्या करेगा जब ये रिएक्शंस बनाएगा, इसको ना कार्बन चाहे जो क्लोरीन है वो चाहे इसमें आ जाए, यहाँ अटैच हो जाए, जो हाइड्रोजन है यहाँ से हटके वो हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह ऐड हो जाए, तब ये रिएक्शंस बनेगी CH3Cl प्लस में HCl, ठीक है। कार्बन कितने हैं इसमें, मतलब 1 हो गए, 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। और Cl कितने हैं, 2, 1 और 2, ठीक है। कार्बन तो इसमें एक ही है, ये रहा एक, और हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3। ये वाला हाइड्रोजन तो हटके यहाँ गए ना, और एक क्लोरीन यहाँ से हटके यहाँ गया। इस रिएक्शंस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे यहाँ देखो CH3Cl प्लस में HCl, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहेंगी। ये क्या रिएक्शन बन गई, एक चेन की तरह रिएक्शंस बन गई। जैसे देखो CH3Cl प्लस में Cl2 है, अगर हम ये हाइड्रोजन यहाँ ले आए और एक क्लोरीन इसमें ऐड कर दे तो क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस में HCl बन जाएगा, ठीक है। जैसे CH2Cl है प्लस में Cl2, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटके यहाँ लग जाए और एक क्लोरीन यहाँ से हटके यहाँ लग जाए तो क्या बनेगा, CHCl3 प्लस में HCl बन जाएगा।
ओके वैसे इसमें है CHCl3 प्लस में Cl2। अगर ये हाइड्रोजन्स निकल के यहाँ लग जाए और एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाए तो क्या बनेगा, CCl4 प्लस में HCl। दिस इज ए बहुत सिंपल रिएक्शंस। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशंस। मैंने यहाँ ऑक्सीडेशंस का एक एग्जाम्पल ले लिया C2H5OH। ठीक है, हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे, एल्कलीन लाइन KNO4 के साथ हम करेंगे एसिड K2ClO7। जब इसकी प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CHCOOH मिलेगा। ओके, ये थी हमारी हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो एक एक बिल्कुल इजी है ना, यस इजी है सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट सोप्स। ये सोप्स और डिटर्जेंट्स हम इसके बारे में 1 बाय 1 हम करेंगे। ठीक है, सोप्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, सोप से हमें कोई भी क्लीनिंग करनी होगी, ठीक है, कपड़े को साफ़ करना होगा तो कैसे किया जाएगा वो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। सोप्स क्या होते हैं बच्चों, ये टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप 1 बाय 1 समझते जाना और 1 बाय 1 उसको उतारते जाना अपनी नोटबुक के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोप्स क्या होते हैं, आर सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज़ ए कार्बोलिक एसिड। ठीक है, सोप एक सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सोप एक सोडियम सॉल्ट है। लॉन्ग ए हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग ए हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। ठीक है, और कार्बोलिक एसिड इसके अंदर डिनोट है। ठीक है, ये मैंने क्यों लिख दिया, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे C70 और H35 ले लिया और ये मैंने ले लिया सोप्स। ठीक है, मुझे नहीं पता कि हाइड्रोकार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, सोडियम साल्ट इज़ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये मैंने हाइड्रोकार्बन R से डिनोट कर लिया है, मतलब हमें R मतलब एल्कलाई ग्रुप। ठीक है, इससे डिनोट करके मैंने कोई एग्जांपल ले लिया है C70 और H35। ठीक है, ये जब ये आ जाए तो आप समझ लेना ये है हमारा सोप्स, मतलब ये हमारा R है और ये हमारा क्या है, कार्बोजिलिक एसिड और सोडियम साल्ट। ठीक है, ये हमारा R है और ये हमारा सोडियम सॉल्ट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जैसे पेल्मीमेटिड होगी, सोडियम स्टीरेट हो गया, सोडियम और भी कुछ हो गया, 2-3 और एग्जाम्पल है, मैंने मेन एग्जाम्पल यहाँ लिख चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि जो सोप्स हैं ना ये कैसे बनते हैं, इसकी प्रिपरेशंस कैसे होती हैं। आपको ये समझ में आया ना, कैसे आया है, कैसे लिख दिया। सोप एक सोडियम सॉल्ट है और उसकी एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, जिसको मैंने हाइड्रोकार्बन को मैंने R से डिनोट कर दिया है। R मैंने कोई C70 और H35 के नाम से ये डिनोट कर दिया है। जब ये कहीं भी आ सकते हैं पेपर के अंदर तो आप समझ जाना कि ये R है। ठीक है, और C डबल बॉन्ड COO और Na ये हमारा सोडियम सॉल्ट और कार्बोजिलिक एसिड है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं और हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशंस कैसे होगी। अब हम देखेंगे कि जो सोप्स हैं वो कैसे बनते हैं, इसकी प्रिपरेशंस कैसे होंगी और इसकी एक रिएक्शंस कैसे बनेगी। उस रिएक्शंस को हम क्या नाम देंगे, 1 बाय 1 हम कंप्लीट करते जाएंगे अपने चैप्टर को। मैंने यहाँ ले लिया एक रॉ मटेरियल के लिए, एक मैंने ले लिया वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। ठीक है, ये ले लिया बनाने के लिए, और एक ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एक ले लिया मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट। अब क्या किया जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चाहे आप वेजिटेबल ऑयल ले लो, ठीक है, या हम एनिमल फैट ले लेते हैं, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को ले लिया, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा सोप और प्लस में ग्रीस ऑयल बनाएगा। ठीक है, अब क्या होगा जब सोप्स को जब हम प्रेसिपिटेट करेंगे
तो ये क्या ग्लिसरॉल से अलग अलग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जब हम सोडियम क्लोराइड को, जब इसको मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट को ऐड करेंगे इस रिएक्शंस के अंदर, उसके द्वारा हम प्रिपरेशंस करेंगे, तो जो सोप्स के प्रेसिपिटेट हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और जो ग्रीस ऑयल है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, समझ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? सोचो। एक इसका अपोजिट फॉर्मूला भी होता है जो हमें बहुत इजीली प्रिपेयर करना होता है किसी फॉर्मूले के लिए। इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोल सकते हैं, NaOH। जब ये हमारी रिएक्शंस बन के तैयार हुई है तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? स्पोनिफिकेशंस के नाम से ये रिएक्शंस जानी जाएगी। ओके, इसको कहते हैं स्पोनिफिकेशंस रिएक्शंस। ठीक है, कोई मैंने वेजिटेबल ऑयल ले लिया या एनिमल फैट ले लिया, प्लस में कॉस्टिक सोडा ले लिया। ठीक है, जब ये दोनों ऐड होंगे सोप्स बनाएंगे और ग्रीस ऑयल जब बनाएंगे, हमें ग्रीस ऑयल को सोप से कैसे अलग करेंगे? जब हम NaCl मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट उसके अंदर डालेंगे और उसकी जो सोप्स की प्रेसिपिटेट बनेगी जो ग्रीस ऑयल से वो अलग हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स। जो सोप्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा? स्ट्रक्चर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। सोप्स हैव डेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है? ये सोप का स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये तो होता है हेड और ये होता है हमारा टेल। ठीक है, ये एक सोप का जो फॉर्मूला था वो था हमारा RCOONA। जो ये वाला पार्ट था ये तो हमारा हेड है और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई है, ठीक है, ये हमारा टेल वाला पार्ट है। हेड इज मेड अप टू द आयनिक पार्ट। जो हमारा हेड वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हमारा आयनिक पार्ट है। ठीक है, और जो हमारा टेल है वो हमारा क्या है? नॉन आयनिक पार्ट है। ठीक है, अब इसकी जब हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो कैसे होंगे? जो हमारा हेड वाला पार्ट जो है वो हमारा हाइड्रोफ्यूलिक मतलब वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा, एंड जो हमारा टेल वाला पार्ट है ये वाटर के साथ क्या करेगा? रिपेलिंग करेगा। ये बनेगा हमारा हाइड्रोफोबिक, का मतलब होता है रिपेलिंग। ठीक है, तो इसमें सिंपल ट्रिक में बताया हुआ है कि जो हमारा टेल वाला पार्ट है ना वो हमारा नॉन आयनिक पार्ट है और जो हमारा हेड वाला है वो हमारा आयनिक पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल ईजिली आप इसको उतार सकते हो। कुछ पॉइंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा 1 बाय 1। हमारा देखो, ये तो हो गया हमारा हेड वाला पार्ट और ये हो गया हमारा टेल वाला पार्ट। जब हेड वाला पार्ट होगा तो पोलर होगा। ठीक है, और इसके अंदर आयनिक होगा। आयनिक मतलब इसके अंदर चार्ज है और ये वाटर सोल्यूबल होगा। एंड जो हमारा टेल वाला पार्ट है वो नॉन पोलर होगा और इसके अंदर कोलवेंट है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है और ये ऑयल सोल्यूबल होगा। मतलब क्या होगा? इसके अंदर ऑयल पाया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? और ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक, और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। कोई भी सोप्स क्लॉथ को कैसे क्लीन करेगा मैं आपको बताऊंगा। फिगर के अनुसार डायग्राम की मैंने बनाया हुआ है उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ कोई एक बकेट ले लिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? वाटर, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? सोप। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ मैंने एक टब ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया? वाटर तो थे पहले से, तो क्या डाल दिया इसमें? डर्टी क्लॉथ डाल दिया। ठीक है, फिर क्या होगा? देखो अब होगा क्या? जो सोप मॉलिक्यूल है वो इस तरह अरेंज होंगे। जो डल्ट वाला पार्ट है ना वो तो डल्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एंड जो वाटर का जो पार्ट है वो वाटर की तरफ मूव कर जाएगा। कुछ तरह इस तरह अरेंज हो जाएगा। ठीक है, जो वाटर लीविंग है ना, मतलब हेड वाला जो पार्ट है वाटर की तरफ चला जाएगा और जो टेल वाला पार्ट है वो ऑयल के साथ मतलब ऑयल की तरफ चला जाएगा।
इस तरह की फॉर्मेशंस को हम क्या कहेंगे, मिसलिंग कहेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जब क्लीनिंग कैसे होगा कपड़ा मैं आपको बताऊंगा। जो डर्टी मॉलिक्यूल है ना वो ऐसे ब्रेक होंगे, थोड़े से स्मॉलर पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे और जो हमारा क्लॉथ होगा वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, नाउ दिस एक्सप्लेन इन ब्रैकेट वी टेक पार्ट एंड ऐड सोप टू इट, सोप molecule get randomly arranged। ठीक है, now then he add dirty cloth, okay, two soap molecule get arranged in a such a way to the hydrophilic part towards dirty and hydrophilic two parts towards water। the type of arrangement is called to the miscellaneous formation। ठीक है, अब होगा क्या, now due to this thermal aggregations the different soap molecule attach dirty towards of themselves, that set is a break into smaller part, okay, and is remain in water and cloth get clean। जो हमारे डर्टी पार्ट्स हैं वो बाहर निकल के छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हमारा क्लॉथ जो है वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको पेपर में आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ लिखोगे और इसके बारे में थोड़ा लिखोगे और सोप का स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर इसका मिसलिन का स्ट्रक्चर बनाओगे, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, फर्स्ट बारी बारी से आप करते जाना, बहुत अच्छे से समझ में आया कुछ। ओके, हम अब आगे चलेंगे। हमारा लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ऑफ सोप्स। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस भी लिखी है मैंने एक, इट कैनट बी यूज्ड अ हार्ड वाटर, हैज़ हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो हार्ड वाटर है वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा हो गया कैल्शियम और एक होता है हमारा मैग्नीशियम। जो ये होते हैं ना ये बहुत ही हार्ड वाटर होते हैं और ये जो हार्ड वाटर होने के कारण जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, इनसोल्यूबल पीपीटी बनाते हैं। ठीक है, इनसोल्यूबल पीपीटी बनाने के कारण एक वाइट कलर का, उसको हम बोलते हैं स्किम। ठीक है, जो हमारे कपड़े के ऊपर जो वाइट से धब्बे पड़ जाते हैं वो इन्हीं के कारण पड़ते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस इज क्लीनिंग इन प्रॉपर्टीज़। ओके, ये हमारी लिमिटेशंस थी सोप की। पॉइंट है हमारा एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोप, मतलब इसकी एक एडवांटेज भी है, इट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल, हंस डू नॉट केस एनी पोल्यूशंस। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पोल्यूशंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर होता है बायोडिग्रेडेबल, का मतलब होता है हमारा इको फ्रेंडली। ठीक है, ये आसानी से करने देता है, जो भी इसके पोल्यूशंस है ना, सोप्स के पोल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ये होगी हमारी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोप। अब हम करेंगे डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। पॉइंट है हमारा डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। बच्चों मुझे आप बताओ कि डिटर्जेंट्स में और सोप में क्या डिफरेंट है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो सोप्स थे ना वो सोडियम सोल्ट ए हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन फॉर क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, और इसमें क्या है, आर सोडियम सोल्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जो सोप्स थे वो तो थे हमारे, ओके, एंड जो डिटर्जेंट्स है सोडियम सोल्ट, ओके, एज ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, एंड बीच में क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड SO3। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, इन दोनों में ओनली एक चीज़ का डिफरेंट है, उसमें तो था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट। ठीक है, और इसमें क्या है, हमारा सल्फोनिक एसिड ऐड हुआ है। ओके, इसकी प्रिपरेशंस क्या होगी, इट इज़ अ प्रिपेयर्ड बाय द पेट्रोलियम। बच्चों ये पेट्रोलियम के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इस आपकी जो बुक में है वो इसकी प्रिपरेशन नहीं दे रखी है। ठीक है, एंड जो इसका स्ट्रक्चर है, इन द सेम लाइक सोप्स हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोबियोबिक पार्ट। जो हमारे सोप्स का जो स्ट्रक्चर था, सेम डिटर्जेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो ही सोप के स्ट्रक्चर के साथ सेम है। ठीक है, ओके, जो हमारा ये तो हो गया हमारा आयनिक पार्ट और ये हो गया हमारा नॉन आयनिक पार्ट। ये तो हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा टेल।
ठीक है, आप इसको नोटबुक में उतार सकते हो। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इजीली इसको समझना और इसको अच्छे से एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके आना, आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। हमारा लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सो लीड्स टू पोल्यूशंस हैज़ इट ए डिस्पोजल इज ए द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, यह एक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, जो इसकी पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम होती है वो है हमारा डिस्पोजल। ठीक है, जो सोप्स थे ना उससे डिस्पोजल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो हमारे डिटर्जेंट्स है उससे डिस्पोजल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब इसमें क्या है डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर के अंदर ज़रूर आएगा कि डिटर्जेंट्स और सोप्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ मैंने 1 बाय 1 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इसको उतार सकते हो और मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, सोप्स जो होते हैं, सोप सॉल्ट इज़ ए कार्बोक्सिलिक एसिड CrCOONA, और जो हमारे डिटर्जेंट्स है वो सल्फ्योनिक एसिड था। ठीक है, इसमें लेस सोल्यूबल इन ए वाटर और इसमें मोर सोल्यूबल इन ए वाटर। इसमें लेस पावरफुल क्लीजिंग एक्शन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जो इसका अमाउंट होता है वो मोर होता है और जो डिटर्जेंट्स का जो अमाउंट होता है वो लेस होता है। ये बायोडिग्रेडेबल है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये इसके डिफरेंस है बच्चों, आप इसको नोटबुक में उतार सकते हो। आया समझ में? आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चैप्टर नंबर 4 आपको रिवाइज हो गया होगा। बिल्कुल इजी ट्रिक से मैंने आपको 1 बाय 1 टॉपिक बताए हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।